हिना लड़कपन से ही बड़ी शोख व शंख थी। ऊपर से अल्लाह ने भी बड़ा गज़ब का हुस्न अता किया था। सिर्फ दर्द शरीरा बदन गोरा, रंग गुलाबी, होंठ मोतियों से, सफ़ेद दांत, बिलोरी आँखें और काली लंबी जुल्फ़ें जो उसे देखता देखता ही रह जाता, मगर बिना किसी को खातिर में ना लाती। बस दिन भर घर में हंगामा समझ आए रखती। कभी गली में खड़े होकर मोहल्ले वालों पर जुमले कसती, तो कभी खिड़की में खड़े होकर आप ही आप हंसती जाती। हालांकि उसे उसकी बड़ी बहन सबा बहुत समझाती। माँ अलग उस पर गुस्सा करती थी, हिना ज़ोर से मत हंसा कर, खिड़की में खड़ी ना हो, मगर ये कब मानती थी। हिना के 4 भाई और एक खामोश तबीयत बड़ी बहन सबा थी, मगर सबा ना इतनी हसीन थी और ना ही कोई भाई। यूनानी देवताओं सा सरापा रखते थे। बस एक हिना ही थी जिसने अल्लाह ताला ने गज़ब का हुस्न अता किया था। हिना के मैट्रिक करते ही उसके भाइयों ने हिना की लाख ज़िद के बावजूद आगे पढ़ने न दिया और उसे घर में बिठा दिया। हिना के वालिद एक पेट्रोल पंप पर मुलाजिम थे और उसके 4 भाई भी दुकानों पर मुलाजिम थे, जहाँ उन्हें बस पेट पालने की ही पैसे मिल जाते थे। घर में बड़ी तंगदस्ती थी। उसी तंगदस्ती और गुर्बत के बाइस आए दिन घर में झगड़े होते थे। हिना ये सब देखकर दिल में कुढ़ती थी। वो तो हमेशा बंगले कोठी के ख्वाब देखती रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती थी, मगर ये सब इतनी गुर्बत में मुमकिन नहीं था। घर में ही था ही क्या, एक पुराने वक्त का रंगीन 14 इंच का टीवी, एक छोटा सा फ्रिज और खाला के घर से आया हुआ इस्तेमाल शुदा पुराना सोफ़ा, जिस पर आए दिन अम्मा पुराने सिलाई के कपड़े सीटों पर नुमा खिलाफ ये कहकर छड़ा देती थी, देखो मेरी बहन को मेरा कितना ख्याल है, बताओ ज़रा। अपना नया सोफ़ा उठा कर दे दिया। एक तुम्हारे बाप के बहन भाई हैं जो तुम्हारे बाप का हक भी खा गए। इस पर हिना अपनी माँ को जवाब देती, अम्मा बस रहने दो, खाला ने सोफ़ा देखकर कोई एहसान नहीं किया। अब्बा ने खालू की बीमारी पर कितना पैसा लगाया था, ये तुम भूल गई क्या? अब्बा के पैसे तो वापस नहीं दिए। उठाकर ये बाबा आदम के ज़माने का सोफ़ा हमारे मुँह पर दे मारा। अम्मा हिना की जली कटी सुनकर हमेशा उसे झूठी मारती और हिना हंस देती। अम्मा दिन भर मोहल्ले वालों के कपड़े उजरत पर सीती थी ताकि घर का निज़ाम चलता रहे। जब भी वो हिना से कहती, अरे हिना मेरे साथ सिलाई किया कर, अच्छा है आमदनी बढ़ जाएगी। अपनी बड़ी बहन सबा को देख कैसा मेरा हाथ बटाती है, एक तू है काम चोर कहीं की। हिना अम्मा का ये लेक्चर सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। घर की आमदनी महदूद थी और फिर कभी बड़े बेटे का काम छूट जाता तो कभी छोटे बेटे को काम से फारिग कर दिया जाता। ना कोई इन बातों से कोई गर्ज थी, न वो तो सारा दिन खुद को बनाने संवारने में लगी रहती और किसी शहजादे के आने के ख्वाब देखती रहती थी। बड़ी बहन सबा जैसे ही 22 साल की हुई, अम्मा ने उसे अपने भांजे से ब्याह दिया। भांजा वाजिद भी एक दुकान पर ही काम करता था। वाजिद के घर में भी गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे। यूँ सबा एक जहन्नुम से निकलकर दूसरी दोज़ख में जाती। अब सबा की शादी के बाद हिना और आज़ाद हो गई। वह हर शाम को बन संवर कर अपनी छोटी सी छत पर जा पहुंचती, जहां मोहल्ले भर के लड़के उसे देखकर आहें भरते। जब कई बार मोहल्ले वालों ने उसके बाप और भाइयों से हिना की शिकायत की तो भाइयों ने हिना की छत पर जाने पर पाबंदी लगा दी, मगर हिना कहाँ मानने वाली थी। वो मोहल्ले के हर लड़के को लिख देती। मोहल्ले में आए दिन हिना की वजह से लड़ाइयाँ होती। जब ये झगड़े बढ़ने लगे तो हिना के अब्बा ने हिना की शादी एक मामूली सरकारी मुलाजिम से कर दी। हिना शादी पर बिल्कुल भी राज़ी ना थी। वो बामुश्किल राज़ी हुई और अपने 2 कमरों के घर से निकलकर 3 कमरों के फ्लैट में आ गई। राहील उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हिना उसे ज़रा खातिर में ना लाती। उसे तो अपने लिए कोई करोड़पति आदमी दरकार था। एक दिन वो अपनी खाला के साथ एक बड़े बिल्डर के दफ्तर गई। हिना के खाला ने कोई फ्लैट बुक करवाया था, मगर 8 साल होने को बावजूद उस बिल्डर ने फ्लैट का कब्ज़ा नहीं दिया था, जबकि खाला फ्लैट के तमाम बकाया जात अदा कर चुकी थी। जब हिना बिल्डर के दफ्तर गई तो उन्हें इंतज़ार करने का कहा गया। फिर खासी देर बाद बिल्डर के बेटे ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया। बिल्डर के बेटे साद को देखकर हिना तो हैरान रह गई। साद 6 फुट का इंतहाई हसीन और जमील करोड़पति आदमी था। हिना को साद की शक्ल में अपनी मंजिल नज़र आने लगी। उसने साद का मोबाइल नंबर लिया और बहाने बहाने से उससे बातें करने लगी।
سعد پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، مگر ہینا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اور خود شادی شدہ ہونے کے باوجود سعد کو اپنے دام میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ سعد بھی ایک مرد تھا، وہ کیسے پیچھے رہتا؟ آخر وہ بھی ہینا کے آگے بے بس ہو گیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ غربت کی زندگی نہیں جیے گا، بلکہ اس کروڑ پتی 32 سال کو کسی نہ کسی طریقے سے پھانس کر اس نے شادی کر لی گی۔ اسی لیے ہینا اپنے پلان کے مطابق آئے دن راحیل سے لڑتی جھگڑتی رہتی۔ آخر ایک دن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور لڑ جھگڑ کر راحیل سے جیسے پرخلوص آدمی سے طلاق لے لی اور اپنے والد کے گھر آ گئی۔ ہینا کے راحیل سے طلاق لینے پر اس کے والدین اسے خفا تھے، مگر ہینا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہینا سعد سے اب کھل کر ملنے لگی، مگر سعد ہینا سے صرف دوستی کی حد تک میل ملاپ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، مگر ہینا اسے ہر حال میں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی۔ آخر ہینا ایک دن سعد کو لے کر اس کے فارم ہاؤس جا پہنچے، پھر اپنے حسن کے تیر سے سعد کو شکار کر لیا۔ اب ہینا کو اپنی منزل صاف نظر آنے لگی تھی۔ اس گناہ کے بعد ہینا نے سعد کو کرنے کی دھمکی دی، جس پر سعد نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہینا سے شادی کر لی۔ شادی پر سعد نے ہینا کو اس کی خواہش کے مطابق شہر کے پوش علاقے میں ایک بڑا خوبصورت اپارٹمنٹ خرید کر دے دیا۔ ہینا کو بہت جلد عیاری اور مکاری سے اپنی منزل مل گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ شادی کے چند دن بعد جب ہینا سعد کے ساتھ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر اپنے والدین کے گھر آئی تو سارا محلہ اور خود اس کے گھر والے اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران تھے۔ دولت کی فراوانی نے اسے اور حسین بنا دیا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار کامدار ساڑی میں بنا کوئی آسمانی حور معلوم ہوتی تھی۔ وہ بڑے غرور سے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے حسن چائنا کی اور جلتری سے بڑی جلد اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ ہینا کو دیکھ کر گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے کاکوں نے پالک کو سر سے بھرتے کہا، ہینا کے تو مزے آ گئے، ایک چھوٹے سے گھر سے محل میں جا پہنچی۔ اس پر والے نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا، یار کاکو، بات یہ ہے کہ ہینا عورت ذات ہے، خوبصورت ہے، حسین عورت اگر چلتر باز بھی ہو تو اپنے حسن اور چالاکی کی سیڑھیوں سے ایک چھوٹی سی کٹیا سے نکل کر اونچے محل تک جا پہنچتی ہے، اور ہم بیچارے مرد تو ہمیشہ غربت کی دلدل میں پھنس کر بس کولوں کے بیل ہی بنے رہتے ہیں۔